जनूबी अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस की नई किस्म ने बढ़ाई दुनिया की तशवीश। WHO ने नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन दिया नाम, बताया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। दूसरे स्ट्रेन के मुकाबले में ओमिक्रॉन तेजी से फैल सकता है। जनूबी अफ्रीका और 2 दीगर ममालिक में मिले कोरोना वायरस की नई किस्म के तई मरकजी हुकूमत पूरी तरह मोहतात। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखा खत, कहा मुतासिरा ममालिक से आने वाले तमाम मुसाफिरों की सख्त जांच को बनाएं यकीनी। भारत बैनुल-अक़वामी मुसाफिर एयरलाइंस खदमात 15 दिसंबर से दोबारा करेगा शुरू। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा, मुताल्लिका वजारतों से मशवरे के बाद किया गया फैसला। कम और औसत आमदनी वाले ममालिक में कोविड-19 वैक्सीन की तकसीम के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारी प्रोग्राम कोवैक्स के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू किए बरामदात। वहीं बैनुल-अक़वामी कोरोना मुखालिफ वैक्सीन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक तकरीबन 121 करोड़ लगाई गई वैक्सीन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस सालाना सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। 2 रोजा पहला भारत रूस 2+2 मुज़ाकरात भी इसी रोज होगा शुरू। कानपुर टेस्ट में दूसरे रोज विकेट को तरसे भारतीय गेंदबाज, कीवी ओपनर्स ने दिखाया दम। दूसरे रोज न्यूजीलैंड ने बगैर विकेट खोए बनाए 129 रन। और इंडोनेशिया ओपन में पीवी सिंधु आज खेलेंगी सेमीफाइनल। आखिरी 4 में थाईलैंड की रत्चानोक अंतानोन से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। जनूबी अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया की तशवीश में इजाफा कर दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने जुमे को इस मामले पर एक अहम मीटिंग की। आलमी सेहत तंजीम ने नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। बोत्सवाना, बेल्जियम, इसराइल और हांगकांग में अब तक इसके कई मामले सामने आए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इसराइल, जापान, सिंगापुर और यूरोपीय यूनियन ने जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों पर सफर की पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका ने पीर को जनूबी अफ्रीका और आसपास के 7 ममालिक पर सफर की पाबंदी का ऐलान किया है। 27 ममालिक वाली यूरोपीय यूनियन ने जनूबी अफ्रीका से हवाई सफर पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। आलमी सेहत तंजीम ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन 11529B को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनॉम गैब्रियस ने ट्वीट करके ये बताया कि कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन की बड़ी तादाद में म्यूटेशन है, जिसमें से कुछ तो काफ़ी तशवीशनाक हैं। इसलिए हमें वैक्सीन के तई अलर्ट होना होगा। असर को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जांच करवानी होगी। और अमरीकी सदर ने कोरोना के नए वेरिएंट फैलने की बाज अफ्रीकी ममालिक से अमरीका के सफर पर पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि आलमी सेहत तंजीम ने कोविड की एक नई शक्ल की निशानदेही की है जो जनूबी अफ्रीका में फैल रहा है। मैंने एहतियातन जनूबी अफ्रीका और 7 दीगर ममालिक के सफर पर पाबंदी का हुक्म दिया है। आलमी बिरादरी के लिए एक नई शक्ल मिलने की खबर ये याद दिलाने वाली है कि जब तक आलमी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, इस वबा का खात्मा नहीं होगा। दुनिया भर में अब तक 26 करोड़ 8 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वबा से मुतासिर हो चुके हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक 52 लाख से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। ताहम इलाज के बाद दुनिया भर में 23 करोड़ 56 लाख से ज्यादा अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। अमरीका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में सरफहरिस्त है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामले 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 7,99,000 से जायद है।
मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कोविड के वेरिएंट से आगाह किया है। बोत्सवाना, जनूबी अफ्रीका और हांगकांग में कोविड के नए वेरिएंट का पता चला है। माहिरीन के मुताबिक ये कोरोना वायरस की तब्दील शुदा शक्ल है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को लिखे एक खत में उनसे कहा है कि वो इन ममालिक से आने वाले तमाम मुसाफिरों की सख्त जाँच को यकीनी बनाएं। मरकजी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। 15 दिसंबर से बैनुल-अक़वामी मुसाफिर एयरलाइंस खदमात दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया। भारत ने गुज़िश्ता साल 23 मार्च को कोविड वबाई अमराज की वजह से बैनुल-अक़वामी खदमात मनसूख कर दी थी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर में कहा कि ये फैसला सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया गया है। जिन ममालिक से मुसाफिरों को भारत पहुंचने पर जांच समेत इजाफी इक़दामात पर अमल करना होगा, उनमें बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल शामिल हैं। ये फैसला दुनिया भर में कोविड की सूरत हाल के तनाजुर में वज़ारत सेहत के साथ मुशावरत के बाद किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता कोवैक्स आलमी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कोविशील्ड सप्लायर्स की तिजारती बरामदात दोबारा शुरू कर दी है। इदारे की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोवैक्स पहल के तहत कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में तकसीम के लिए रवाना कर दी गई है। मुल्क भर में शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम कोविड की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक मुल्क में वैक्सीन की 120 करोड़ 96 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। राजस्थान में कोविड के मामलों में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत के महकमा दाखिला ने नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक सभी तालीमी इदारों और गैर तालीमी मुलाजमीन के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लेना लाजमी कर दिया गया है। इसके अलावा तालीमी इदारों में पढ़ाई के लिए जाने वाले सभी तलबा के लिए अपने वालिदैन से तहरीरी इजाज़त लेने को भी लाजमी कहा गया है। ऐसे वालिदैन जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन पर इदारे की जानिब से दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों को बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी मुसलसल जारी रखनी होगी। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक मॉर्निंग असेंबली, भीड़ वाले प्रोग्राम और तालीमी इदारों में कैंटीन चलाने पर पाबंदी रहेगी। जिला इंतजामिया, महकमा पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीम तश्कील दी जाएगी जो मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी मुहिम चलाकर कोविड के कवानीन पर सख्ती से अमलावरी पर तवज्जो देगी। रियासत में गुज़िश्ता 20 दिनों में एक्टिव केसेस की तादाद 40 से बढ़कर 150 से तजावुज़ हो गई है। अब तक मुख्तलिफ स्कूलों के 31 बच्चों में भी कोविड की तस्दीक हो चुकी है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को सरकारी दौरे पर भारत पहुंचेंगे। इस दौरान सदर पुतिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस सालाना चोटी इजलास में शिरकत करेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कोविड वबा की वजह से ये कॉन्फ्रेंस 2020 में मुनक्किद नहीं हो सकी। इसके साथ ही पहला भारत रूस 2+2 डायलॉग 6 दिसंबर को नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत की नुमाइंदगी करेंगे। The President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, will pay an official visit to New Delhi on 6th December 2021 for the 21st India-Russia Annual Summit with Prime Minister Shri Narendra Modi.
The last India-Russia annual summit was held in September 2019 during the visit of Prime Minister Shri Narendra Modi to Vladivostok in Russia. The annual summit could not take place in 2020 due to the COVID-19 pandemic situation. This will be the first face-to-face meeting between the two leaders after their meeting on the sidelines of the BRICS summit in Brasilia in November 2019. The leaders will review the state and prospects of bilateral relations and discuss ways to further strengthen the strategic partnership between our two countries. रूस, भारत और चीन के वज़राए ख़ारजा का 18वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तीनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने और इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मीटिंग में शिरकत की। मुलाकात में तीनों ममालिक ने क़याम अमन के लिए दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे पर जोर दिया और दुनिया के ममालिक से अपील की कि वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को दहशतगर्दों के हाथों में जाने से रोकें। तीनों ममालिक ने अफगानिस्तान में बगैर किसी रुकावट के इंसानी इमदाद पर जोर दिया, जबकि साथ ही कहा कि अफगान सरजमी दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों के लिए 15 अजला में रेड अलर्ट जारी किया है। 29 नवंबर को जनूबी अंडमान के समुद्र पर कम दबाव का इलाका बनने की वजह से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान इसमें मजीद शिद्दत आने और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। मुल्क में किसानों को ज़राअत से मुताल्लिक़ जदीद तकनीक की जानकारी देने के मकसद से IIT खड़गपुर से फारिग एक होनहार नौजवान आशीष मिश्रा ने कृषि नेटवर्क ऐप बनाया है। इस ऐप की क्या खूबियां हैं और इससे किसानों को कैसे फ़ायदा होता है, इस मौजू पर हमारे नुमाइंदे OP यादव ने बात की आशीष मिश्रा से। हमारे साथ एक युवा कृषि उद्यमी है आशीष मिश्रा, जिन्होंने IIT खड़गपुर से बीटेक किया, लेकिन उन्होंने नौकरी करने के बजाय नौकरी देने की सोची और ये खुद एक गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्होंने किसानों का दर्द समझते हुए कृषि का एग्रीकल्चर नेटवर्क ऐप बनाया है। इस ऐप की क्या खास बात है, इस विषय पर खुद बात करने के लिए हमारे साथ आशीष मिश्रा मौजूद है। कृषि नेटवर्क ऐप किसानों का एक प्लेटफॉर्म है जो किसानों को खेती के बाकी लोगों से जोड़ता है, जहाँ किसानों को एक जगह सारे जवाब मिल जाते हैं। जैसे कि अगर उसे कोई भी फसल में बीमारी हो रही है, उसे कोई जानना है कौन सी किस्में उसके लिए अच्छी हैं, ऐसे सारे सवालों के जवाब उसे कृषि विशेषज्ञों से मिल जाते हैं। आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और इसकी क्या वजह रही? आप तो MNC में भी जा सकते हैं। 7-8 साल नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि हमें नौकरी करने के बजाय रोज़गार देना चाहिए और खेती किसानी वाले एरिया में मुझे काम करने का काफ़ी मन था, तो इस तरीके से कृषि नेटवर्क की शुरुआत हुई। इस नेटवर्क ऐप से कितने किसान जुड़े हुए हैं और किस तरह आप कार्य करते हैं? आपकी टीम कितनी है? टोटल 30 लाख किसान हमसे जुड़ चुके हैं। 8000 कृषि एक्सपर्ट भी हमसे जुड़ चुके हैं। हमारी 65 लोग की टीम है और 1300 ग्राम प्रचारक भी हमसे जुड़ चुके हैं। किसानों को अपनी समस्याएं आपके सामने रखनी है तो किस तरह वो आपसे संवाद करते हैं, क्या माध्यम रहता है और किस तरह आप उनको जवाब देते हैं और कैसे संतुष्ट करते हैं? हमारे ऐप में एक सवाल जवाब का सेक्शन है जहाँ पे किसान अपना बोल के सवाल पूछ सकता है, उसे टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसे हमारे कृषि विशेषज्ञ तुरंत जवाब देते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी गारंटी है कि हम किसानों के जवाब दे देते हैं। कौन कौन से मुख्य समस्याएं किसानों के सामने आती है और आप उसको किस तरह सोल्व करते हैं? सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन के अराउंड, कि फसल सुरक्षा, अगर कोई बीमारी हो गई तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा किसानों के सवाल रहते हैं। सीड वैरायटी कौन सी लगेगी, बुआई कैसे करनी है, नर्सरी कैसे करनी है, कहाँ माल बेचेंगे, कहाँ से बीज मिलेगा, आदि इत्यादि। ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं किसानों के लिए आपने कोई ऐसा और भी कोई इसमें सुविधा भविष्य में करने की सोची है जिससे किसान बेहतर तरीके से जुड़े, मोबाइल फ़ोन पर मौसम, मंडी और तमाम तरह की सूचनाएँ उनको आपकी तरफ से मिले? अभी जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अभी जो ऐप है वो हिंदी और मराठी में अवेलेबल है। अब हम और भाषाओं में उसे लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी पंजाबी और गुजराती में ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो ये कृषि नेटवर्क ऐप तैयार करने वाले युवा उद्यमी आशीष मिश्रा,
जिनका मानना कि ये एक तरह से कृषि और किसानों के लिए बनाया गया ऐप है और वो खुद एक किसान होने के नाते किसानों का दर्द समझते हैं और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के बजाय देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए ये कृषि नेटवर्क ऐप बनाया है। भविष्य में इस नेटवर्क ऐप के जरिए न केवल किसानों को कृषि से जुड़ी नवीन तकनीकी जानकारी मिलती रहेगी, बल्कि अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने का ये नेटवर्क ऐप महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ गुरुग्राम से मैं OP यादव। और दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 दर्ज किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 456, चांदनी चौक में 441, IGI एयरपोर्ट पर 360, ITO में 428, वजीरपुर में 452, द्वारका के सेक्टर 8 में 410, मंदिर मार्ग में 804 और मुंडका में 428 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहले इनिंग में बगैर विकेट गंवाए 129 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय टीम पहले इनिंग्स में 345 रन बनाकर आउट हुई। अपने पहले ही दिन के स्कोर 4 विकेट पर 258 रन से आगे खेलते हुए दूसरे दिन भारत को पहला धचका रविंद्र जडेजा के तौर पर लगा, जो 50 रन बनाकर टीम सावी की गेंद पर बोल्ड हुए। कानपुर से अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे शर्वेस एयर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 160 गेंदों पर सेंचुरी लगाने में कामयाबी हासिल की। श्रेयस अय्यर को 105 के स्कोर पर टीम सऊदी ने आउट किया और सऊदी ने इसके अक्षर पटेल को आउट करके मैच में अपना 5वां विकेट लिया। और इंडोनेशिया ओपन में पीवी सिंधु आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। आखिरी 4 में सिंधु का सामना आज दूसरी सीड याफ्ता थाईलैंड की रत्चानोक अंतातोन से होगा। काबिल जिक्र है कि जुमे को मुनक्किद क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जनूबी कोरिया की सिम यूजेन को 14-21, 21-19, 21-14 से शिकस्त दी थी। तीसरी सीड याफ्ता सिंधु की शुरुआत अगरचे अच्छी नहीं रही और उन्हें पहले ही सेट में 14-21 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और 1 घंटे 6 मिनट तक चले मुकाबले में आखिरी के दोनों सेट अपने नाम करते हुए कामयाबी हासिल की। भारतीय हॉकी टीम को FIH मर्द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए आज पूल B का आखिरी मैच पोलैंड के खिलाफ जीतना होगा। टूर्नामेंट शुरू होने से कबल मजबूत दावेदार मानी जा रही भारत को पहले मैच में फ्रांस ने 5-4 से हराकर बड़ा धचका दिया था। अब एक और हार के बाद भारत पोली B में दूसरे मुकाबले पर है, जबकि फ्रांस दोनों मैच में जीतकर सरफहरिस्त है। पोलैंड तीसरे मुकाम पर है। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना यूरोपीय टीम बेल्जियम से हो सकता है, जो पूल A में सरफहरिस्त रह सकती है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पनवार भोपाल में जारी 64वें कौमी राइफल शूटिंग चैंपियनशिप की तैयारियों से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इस कौमी मुकाबले के लिए की गई सभी तैयारियां बैनुल-अक़वामी सतह की हैं। भोपाल में हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में दिव्यांश ने अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद जाहिर की। मध्य प्रदेश में 64वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। इस नेशनल चैंपियनशिप में देश भर से कई बड़े खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ ओलंपियन दिव्यांश सिंह पवार हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। दिव्यांश सिंह, आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह देखते हैं आप यहाँ पर जो पूरा इवेंट हो रहा है और क्या आपको भविष्य लगता है शूटिंग का? पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है, भोपाल के लिए भी, कि यहाँ पे नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये दूसरी बार है यहाँ पे। इससे पहले वाला नेशनल भी काफ़ी अच्छा हुआ था और ये भी जारी रहेगी, कोशिश रहेगी कि काफ़ी अच्छा हो नेशनल।
और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। पिछली बार भी ऐसा ऑर्गेनाइज था, अब की बार और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है इसे। काफ़ी रेंजेस वगैरह भी बड़ी बना दी गई है अब की बार में, रेंजेस में लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी बना दी गई है। ओलंपिक में आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, आप किस तरह देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इस इवेंट को और आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से, और क्योंकि ये बड़ा एक अलग खेल है, वो टेक्निक वाला खेल है ये। मैं तो यही देखता हूँ कि जो अभी कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो भोपाल के लिए बहुत ही अच्छी रेंज बनाई गई है। ये इंटरनेशनल लेवल की रेंज है, इसमें मेरे को नहीं लगता और कुछ शामिल हो सकता है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा हो सकता है। जैसी है बहुत अच्छी रेंज बनी है ये। आगे आपको किस तरह भविष्य देखते हैं आप, जो शूटिंग का भविष्य देश में, और आपके जो जूनियर खिलाड़ी हैं या जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको देखकर आपको किस तरह लगता है कि आगे किस तरह से शूटिंग में, जो कि बहुत अच्छा लंबा इतिहास रहा है शूटिंग में भारत का, देखा जाए तो शूटिंग का मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा भविष्य है, क्योंकि नए नए यूथ है वगैरह है, वो काफ़ी यंग एज से शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो, क्योंकि आधे से ज़्यादा सीनियर की जो टीम है उनमें यूथ या जूनियर के शूटर्स हैं। तो जो सीनियर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारे सीनियर है अपूर्वी दीदी है, दीपक भैया हैं, वो भी उनसे भी हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है उनको देख के। और यूथ कामयाब जरूर होगा इंडिया में। उसके बाद बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। और अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, अखबारात की जायजे में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है 26/11 के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। और इसी सफ़े की एक और सुर्खी है इख्तलाफात भुलाकर कौमी मफाद और अवामी खदमात के मकसद को पूरा करे अवामी नुमाइंदे। ये कहना है सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के आगाज़ से कबल यौम आइन के मौके पर ये बात कही है कि इख्तलाफात भुलाकर कौमी मफाद को हमें सर-ए-फ़हरिस्त रखना होगा। और नाज़रीन आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की आलमी सफ़े की सुर्खी है ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद आलमी इंसानी हुकूक़ का मसला। ये कहना है तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का। उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म हमें जद्दोजहद करनी होगी। और इसी सफ़े पर नाज़रीन एक और सुर्खी है मदीना मुनव्वरा में बस और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। और इसी सफ़े की एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। ये सुर्खी है कि कोविड बूस्टर अब बहुत ज़रूरी हो गया है। जी हाँ जनाब, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का। ये उनका बयान है कि मुल्क में बेहद ज़रूरी है कि कोविड बूस्टर डोज़ आवाम को ज़रूर लगवानी चाहिए। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब के आलमी सफ़े की सुर्खी है हिंदुस्तान और 5 दीगर ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू करने का सऊदी अरब का ऐलान है। हिंदुस्तान ने इसका खैर मकदम किया है। और ख़बर में ये भी बताया गया है कि फ़िज़ाई सर्विस हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी और ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नई जिहत पर ले जा सकता है। और इसी सफ़े पर नाज़रीन एक और सुर्खी है ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में कशीदगी का ख़दशा है। अमरीका ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन ना किया तो कशीदगी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है कि हिंदुस्तानी स्टार संधू इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का आज आखिरी दिन है। मेले में इस मरतबा राजस्थान की लाख की चूड़ियाँ भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। हुनर हाट और खादी के पंडाल में लोगों ने इस मरतबा खूब सेल्फियाँ लीं। खासतौर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ मेले में सबसे ज़्यादा सेल्फियाँ ली गईं। पेश है हमारे नुमाइंदे कृष्ण शाना की ये रिपोर्ट। दिल्ली के बरगदी मैदान में जारी 40वें भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में इस बार लाख की चूड़ियां तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। हुनर हाट में राजस्थान से मोहम्मद दानिश पहली बार मेले में आए हैं, लेकिन लोगों से मिले रुझान से ये काफ़ी पुरजोश हैं। मोहम्मद दानिश अपनी रिवायती दस्तकारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने इस हुनर को और भी आगे बढ़ाने में मदद के लिए वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं।
राजस्थानी लाख बैंगल्स लेकर आया हूँ। ट्रेडिशनल बैंगल्स होते हैं राजस्थानी बैंगल्स, और कुछ मैं इसमें नई क्रिएटिविटी करके लेकर आया हूँ। नया मेरा खुद का क्रिएशन है कुछ, जैसे लाख के ऊपर पेंटिंग हुई, लाख के ऊपर कुंदन वर्क हुआ। ये अभी लेटेस्ट डिज़ाइन में बना के लाया हूँ यहाँ पर। बहुत उत्साहित हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे को यहाँ पहला एक्सपीरियंस है मेरा, हुनर हाट के थ्रू मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी जी का और मुख्तार अब्बास नकवी जी का मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, हुनर हाट के थ्रू मुझे यहाँ बुलाया है। मेरी कला को बढ़ावा देने के लिए मुझे अपनी कला में यहाँ पर जो कला है, अपनी लाख कला, ये एक लुप्त सी हो गई है, इसको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इसको एक पहचान दिला सकें और आगे बढ़ा सकें। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे यहाँ पर चांस मिला। मेले में इस बार बेशतर लोग देसी मसनूआत को ज्यादा पसंद करते नजर आ रहे हैं। मेला आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस बार मेले में हुनर हाट और खादी के पंडाल में लोगों ने खूब सेल्फियां ली। खास तौर पर इस बार सबसे ज्यादा सेल्फी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ ली गई, जहां हर उम्र के मेले के शायकीन ने वज़ीर-ए-आज़म की फोटो के साथ सेल्फी ली। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब जान लेते हैं मौसम के मिजाज को। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे खबरनामे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।